ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके लिए वेल डिफाइंड है? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए। और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वेल डिफाइंड है। हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस किसके बराबर होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन कैरिंग द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, है ना। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब उसके बाद में इंटरएक्टिव पोटेंशियल एनर्जी होती है और सेल्फ एनर्जी होती है। इंटरएक्टिव पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की। और सेल्फ एनर्जी किसकी होती है? एक गिवन बॉडी की। एक गिवन बॉडी का मतलब एक डिस्क हो गया, एक सॉलिड स्फीयर हो गया, एक हॉलो स्फीयर हो गया, बस इन्हीं की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी वाली? सेल्फ वाली आपके सिलेबस में है। तो कुल मिलाकर पहला वाला है इंटरएक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, इसको अपन अभी सीखते हैं। इंटरएक्टिव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ system of particles. This is the heading, interactive potential energy of system of particles. Okay. अगर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, एक का मास m3 है ना। इनकी लोकेशन कहाँ पर है? A, B, C एंड सो ऑन पर। तो इस सिस्टम की इंटरएक्टिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि उनको ऐसी जगह जहां पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है, वहां से उनकी एक्चुअल पोजीशन तक लाने में वक्त। सो इंटरएक्टिव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, okay, is defined as work done in bringing them from the point where they have जीरो पोटेंशियल एनर्जी। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा दैट इज एट इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी पर क्या होती है? इंटरएक्टिव पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। दैट इज एन इन्फिनिटी टू देयर एक्चुअल पोजीशन। गॉट इट? सो अगर हमारी क्लास के बच्चों की इंटरएक्टिव पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सबको पहले इन्फिनिटी पर पहुँचा देंगे और वन बाय वन उनको इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होगा वही हमारे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आएगी। जैसे सबसे पहले नावीन्य, इन्फिनिटी पे सब चले गए, नावीन्य आएगा अपनी जगह पर बैठेगा जो यहाँ पर इसकी जगह है। फिर उसके बाद काबरा आएगा, वो किसकी प्रेजेंस में आएगा? नावीन्य की। इन्फिनिटी से यहाँ तक काबरा को लाने में वर्क डन होगा। फिर संस्कार आएगा, वो इन्फिनिटी से नावीन्य और काबरा की प्रेजेंस में आएगा और इसका और वर्क होगा। फिर उसके बाद में 500 आएगा, तो 500 को लाने में वर्क डन जो है वो 3 वर्क का सम होगा। क्यों? क्योंकि वो इन तीनों की प्रेजेंस में आ रहा, नावीन्य, काबरा और संस्कार। तो उस तरह से हर एक नेक्स्ट बंदा जो आता जाएगा उसको ज़्यादा वर्क के एडिशन करना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पहले ऑलरेडी वो लोग प्रेजेंट हैं। आया समझ में? तो इंटरएक्टिव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज व्हाट? वर्क डन इन असेंबलिंग देम फ्रॉम, डायरेक्टली बोल दो, इन्फिनिटी टू देयर एक्चुअल लोकेशन। इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे इसको भी सीख लेते हैं ना, उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीखने की आवश्यकता कम पड़ती है, उसमें और लेवल बढ़ाना होता है। समझ में आया? अब जैसे अगर मैं पहले नावीन्य को ला रहा हूँ फिर काबरा को ला रहा हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जो तो पार्टिकल्स के बीच में है वो फिक्स होगी, है ना। अगर हम थर्ड वाले पर्सन को लाए तो वो जो पहले वाला फार्मूला है वही हम रिपीट करते जाएंगे। तो थर्ड वाला जो है 2 की प्रेजेंस में आएगा, फोर्थ वाला 3 की प्रेजेंस में आएगा, फिफ्थ वाला
4 की प्रेजेंस में आएगा। इस तरह से वर्क्स का सम होता जाएगा और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होगी, निकलती जाएगी। तो डेफिनेशन इज सिंपल, वर्क डन इज असेंबलिंग देम फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर एक्चुअल लोकेशन, इट इज सिंपल। फिर उसके बाद में आता है कि अगर हमें n पार्टिकल्स के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो उसके लिए बेसिक क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। टू पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी निकाली, उसको फिर आप रिपीट करते जाओ तो निकल जाएगा। तो अभी एक डेरिवेशन पे जा रहा हूं और वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। गॉट इट। तो जैसे एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m1 है, ये कहाँ पे रखा हुआ है, a पर। दूसरा पार्टिकल है, इसका मास क्या है, m2 है, ये कहाँ रखा है, b पर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r। बेटा इन दोनों के सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है -g m1 m2 अपॉन r, -g m1 m2 अपॉन r। अब ये जो दो पार्टिकल्स के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है वो तो फॉर्मूला आपके दिमाग में फिट हो गया, क्योंकि फोर्स क्या होता है, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, -g m1 m2 अपॉन r। जब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है तो हमारा दिमाग क्या काम करता है ये सोचना पड़ेगा आपको, वो मैं बाद में बताऊंगा। पॉजिटिव होती है इसका मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है, और नेगेटिव होती है इसका फिजिकल मीनिंग क्या है ना। अभी हम लोग डिराइव कर रहे हैं, है ना। अभी हम डिराइव कर रहे हैं, इसमें एक तो ये चीज समझेंगे कि माइनस क्या बताता है ना। अभी हम डिराइव कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है उनको कहाँ से लेकर आना है, इन्फिनिटी से उनकी एक्चुअल लोकेशन, है ना। तो जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग विच m1 from infinity to a, that is 0। इन्फिनिटी से a तक लाने में वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि नो फोर्स फील्ड इज प्रेजेंट, कोई भी फोर्स फील्ड नहीं। इन्फिनिटी से जब मैं किसको लेकर आऊंगा बेटा, m1 को कहाँ तक लेकर आऊंगा, a तक। कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कोई ऑलरेडी फील्ड नहीं है, ठीक है। अब वर्क डन इन ब्रिंगिंग विच पार्टिकल, m2 फ्रॉम इंफिनिटी टू b हमें निकालना है इन द प्रेजेंस ऑफ a। ठीक है। अब जब मैं इंफिनिटी से b को m2 को b तक लाऊंगा तो इसमें वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, द रीजन इज व्हाट, फोर्स इज कंजर्वेटिव, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जब हम इन्फिनिटी से m2 को ला रहे हैं तो वर्क डन निकालना है। तो ये मत सोचना कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इन इन्फिनिटी, देयरफॉर वर्क डन इज इन्फिनिटी, दैट इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि फोर्स इज वेरिएबल। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब इन्फिनिटी से m2 को ला रहे हैं तो किसी इंस्टेंट वो कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर। इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, ये कंजर्वेटिव फोर्स। तो लेट m2 इज एट m, ये पॉइंट m है, एंड फोर्स ऑन m2 कितना होगा, F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन x स्क्वायर। अब अगर मैं इसको एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराता हूं dx, इधर फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो वो स्मॉल वर्क डन का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो यहां पर स्मॉल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग m to n, ये n पॉइंट ये है m to n,
दैट इज इक्वल टू क्या है, dx। तो स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू क्या होगा, fc वेक्टर डॉट dx वेक्टर, है ना। यहां पर ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ही है, fc किसके बराबर है, इधर ही है, dx भी इधर है, तो ये क्या होगा, fc इंटू dx इंटू कॉस 0। लेकिन यहां पर एक एडिशनल नेगेटिव साइन लग जाता है। नेगेटिव साइन क्यों लग रहा है, implies that in the direction of force, x decreases। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, उस डायरेक्शन में x कम हो रहा है, तो इसलिए नेगेटिव। अदरवाइज कॉस डॉट प्रोडक्ट का मतलब पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा ही होता है, ठीक है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या आया, माइनस जी, बोलो, m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। आया समझ में। अब पोटेंशियल एनर्जी एट बी, अब चलो वर्क डन ही निकाल लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पे अभी नहीं जाते। अब टोटल वर्क डन क्या होगा, कहां से कहां तक ले जाना है, x की वैल्यू इंफिनिटी से x की वैल्यू r तक, माइनस जी m1 m2 x की पावर -2 dx। तो टोटल वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर आया, माइनस जी m1 m2 x की पावर -2 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर -2 + 1 यानी -1 अपॉन -1, लिमिट क्या हो गई, इंफिनिटी टू r। ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस हो गया जी m1 m2, ये 1 अपॉन x है यानी 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। बाय द डेफिनीशन क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, समझा। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगा, माइनस जी m1 m2 अपॉन r। आया समझ में, माइनस जी m1 m2 अपॉन r। और ये पूरा परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में इसमें ये माइनस का घपला जो है वो करके रखा है, और उसके पहले भी फिजिक्स में जहाँ जहाँ ये एडिशनल नेगेटिव साइन लगाना होते हैं वो मैंने आपको बताया। इवन अगर आप एच.सी. वर्मा भी उठा कर देखोगे तो उनके एक्सप्लेनेशन में मिसिंग लगेगा, करेक्ट। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, माइनस जी m1 m2 अपॉन r। फॉर्मूला इज सिंपल है ना, क्योंकि आपको डेरिवेशन क्यों बताया, डेरिवेशन से हमें क्लियरिटी आती, ठीक है। डेरिवेशन हमें एग्जाम में हो सकता है कि नहीं आएगा अगर ये बोर्ड्स में नहीं है तो, और डेफिनेटली सीबीएसई में नहीं है, स्टेट बोर्ड का देखिएगा। अब दो चीजें हैं बेटा यहाँ पर कि दो मासेस की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा नेगेटिव होगी, है ना, क्योंकि मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता है और आर का स्क्वायर है और जी की वैल्यू भी नेगेटिव नहीं होती। एग्जैक्टली जब भी अगर हम बॉडी को इंफिनिटी से ला रहे हैं और सिस्टम खुद वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती, समझ में आया। अच्छा, जब बॉडी को इंफिनिटी से लाएंगे तो कौन वर्क करेगा, सिस्टम ही करेगा ना, सिस्टम के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। लेकिन अगर हमें वर्क करना पड़ता तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती। फॉर एग्जांपल अगर दो पॉजिटिव चार्जेस और उनको हम इंफिनिटी से यहाँ तक लेकर आएंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो हमें उस रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट जब लाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा। हम सिस्टम पर वर्क करेंगे उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या है, वर्क इज डन बाय सिस्टम इटसेल्फ, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ये लैंग्वेज ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं।
potential energy is negative means work is done by system in bringing masses. Got it? एंड पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव का मतलब क्या है? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. ठीक है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. ठीक, तुम वो वगैरह. नेक्स्ट, उसके बाद में आपको दो पार्टिकल्स के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? -G m1m2/r, -G m1m2/r. अब मैं आपको 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, 5 पार्टिकल के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं ये डेरिवेशन बता रहा हूँ. डेरिवेशन नहीं है, वो सिमिलर है ना. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ, बोलो, 3 पार्टिकल्स. तो 3 पार्टिकल्स की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी. पहला पार्टिकल का मास है m1 है ना, दूसरे का मास है m2, तीसरे का मास है m3. और इनके पोजीशंस जो है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस b है और ये डिस्टेंस c है ना. अब मैं इजी वे में जाता हूँ है ना. ऐसा नहीं होगा कि इन्फिनिटी पे जाने पर ये बोलते रहेंगे कि पहले तू जा, पहले तू जा, पहले तू जा. आप में अपना पेपर 3 घंटे निकल जाएंगे और तीनों इन्फिनिटी पे बैठे रहेंगे. तो पहले कोई को भी लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. m1 पहले आ गया, m1 को पहले लाएंगे तो वर्क डन क्या आएगा? 0. क्यों? क्योंकि कोई फोर्स फील्ड नहीं है. m2 को लाएंगे, m2 किसकी प्रेजेंस में आएगा बेटा? m1 की प्रेजेंस में. तो g m1 m2 अपॉन, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? a. ये m2 आया, किसकी प्रेजेंस में आया? काबरा आया, नाविन्य के प्रेजेंस में. अब आया m3, तो m3 किसकी प्रेजेंस में आएगा बेटा? m3 m1 की प्रेजेंस में जब आएगा तो वर्क डन होगा -G m1 m2, नहीं m1 m3 अपॉन c, -G m2 m3 अपॉन b. तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ दिस 3 पार्टिकल्स इज इक्वल टू -G m1 m2 अपॉन a, -G m1 m3 अपॉन c, -G m2 m3 अपॉन b. करेक्ट? ध्यान से समझना. अब सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स की अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स, आया समझ? सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स. तो 4 पार्टिकल्स दोस्त, पहला ये वाला है m1, दूसरा वाला है m2, तीसरा वाला है m3, चौथा वाला है m4 है ना. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना. लेट इट इज r1, लेट इट इज r2, लेट इट इज r3, लेट इट इज r4, लेट इट इज r5 वगैरह वगैरह, r6 वगैरह वगैरह है ना. आ गया समझ? अब इज्जत से हम क्या करेंगे? पहले m1 आएगा 0, अब m2 आएगा m1 की प्रेजेंस में, -G m1 m2 अपॉन r1. अब m3 आएगा, m3 m1 और m2 की प्रेजेंस में आ रहा है, तो -G m1 m3 अपॉन r2, -G m3 m2 अपॉन r6. अब m4 साहब आ गए. जितने बाद में आओगे उतना ज़्यादा वर्क डन होगा. अब m4 m1 की प्रेजेंस में आएगा, G m1 m4 अपॉन r5. करेक्ट? फिर -G m2 m4
अपॉन R3 माइनस G M3 M4 अपॉन R4। अब इन सब का सम इज द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल। आया समझ में? ये सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स की पोटेंशियल है। लेकिन अगर यहां पर किसी एक ही पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाएगी, मान लेते हैं कि वो M4 की पूछी जाएगी, तो M4 की ये आएगी। मान लेते हैं कि वो M4 की है, तो M4 की M2 M1 और M3 की प्रेजेंस। अगर मान लेते हैं कि मैं M2 की पूछूंगा तो ये नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा। जब किसी एक पार्टिकल की पूछी जाएगी ना और 4 पार्टिकल का है तो 3 की प्रेजेंस में आएगी। समझ में आया? यानी M1 की अगर पूछूंगा तो किसका? M1 M2 के कारण, M1 M4 के कारण और M1 M3 के कारण। आया क्या समझ में? समझ में आया? अगर 8 पार्टिकल है और किसी एक की पूछी जाएगी तो उसकी 7 के कारण आएगी, 7 वर्ग का समूह। अगर 5 पार्टिकल के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी तो कितने वर्ग का सम होगा? 5 पार्टिकल टोटल 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 टोटल। जैसे ये 4 पार्टिकल के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो कितने वर्ग का एडिशन है? 1 + 2 + 3 ने 6 वर्ग। 1 + 2 + 3 कितना होता है? 6 होता है। अगर 5 पार्टिकल के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है तो वो कितने वर्ग का सम होगा? 10। 5 पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी तो कितने वर्ग का सम? 10। आया समझ में? ठीक। 5C2 ओके 5C2 है ना। अगर तुमने को कॉम्बिनेशन आता है तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होते हैं? उतने ही है। आया ना समझ में? अगर 6 पार्टिकल की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगा? 6C2 यानी 6 × 5/2 50। और ऐसे भी देखो ना यार, 5 पार्टिकल में 10 वर्ग है तो छठवां पार्टिकल आएगा तो वो कितने की प्रेजेंस में आएगा? 5 की प्रेजेंस में आएगा। तो 5 और 10 और 5 15। 7 पार्टिकल की सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाएंगे तो 21, क्योंकि सातवां किसकी प्रेजेंस में आएगा? 6। तो 15 + 6 कितना होता है? 21। 8 पार्टिकल के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 28। अब 9 पूछूंगा तो तुम बोलोगे सर थक गए, रहने दे, अब नहीं करते, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम छोड़ ही देंगे, है ना बेटा? क्या करना इतना? 20 नहीं 28 + 8 36 वर्ग का सम निकालेंगे और सबको ऐड करेंगे। जाने दो, इससे अच्छा है स्किप करना अच्छा है। लेकिन मैं आपको आगे जो बता रहा हूं, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने समझ ली। अब उसके बाद में यहां पर मैं इसके कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चंस ऑन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना? पहला क्वेश्चन है, ये 4 kg, ये 2 kg और ये 1 kg के 3 पार्टिकल्स हैं। एक ओरिजिन पे रखा है, एक का कोऑर्डिनेट है 4, 0 और एक का कोऑर्डिनेट है 0, 3। ओके, समझ में आया? फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, इन 3 पार्टिकल्स की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना। गॉट इट? दूसरा क्वेश्चन है, ये 4 पार्टिकल्स है बेटा ABCD, जो कि कहाँ रखे हैं? किसी स्क्वायर के वर्टाइसिस। तो 4 particles are placed at
vertices of square of side A. Find potential energy of system. ये चार पार्टिकल्स कहाँ रखे हैं? एट द वर्टाइसिस ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर का नाम दे दो ए बी सी डी. इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं. एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं. एंड ऑल्सो फाइंड वर्क डन इन rearranging them into a new square A dash B dash C dash D dash of side 2. मतलब ये कि पहला तो इन चारों के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना है. दूसरा है कि हम इनको रीअरेंज कर देंगे. कहाँ पर? एक नवे स्क्वायर में जिसकी साइड क्या हो जाएगी बेटा? वो साइड विल बिकम व्हाट? समझ गया? ये आएगा ए डैश, ये आएगा बी डैश, ये आएगा सी डैश और ये आ जाएगा डी डैश और उसकी साइड कितने की हो जाएगी? 2a की. मीन्स इन चारों को हमें ले जाना है ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश पर. ठीक. इसके लिए एक हिंट दे देता हूं. वर्क डन के लिए वर्क डन इज इक्वल टू होता है सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल. क्योंकि जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं तो वर्क डन का मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे एक को नहीं ले जा रहे हैं, चारों पार्टिकल को ले जा रहे हैं. तो चारों पार्टिकल के सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल. तो ये इजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है. ए बी सी डी ई एफ, ये 6 साइड वाला हेक्सागोन है और हर एक के वर्टाइसिस पर क्या रखा है ना? 6 particles of mass m each are placed at vertices of regular hexagon of side small है. Find potential energy of the system. आया समझ? जैसा 4 पार्टिकल का क्वेश्चन था वैसे 6 पार्टिकल का भी क्वेश्चन है. 6 पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट वर्टाइसिस ऑफ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड ए. यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. अब 6 पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? टोटल कितने वर्क्स होंगे? 6c2 यानी 6 × 5 1 × 2 यानी टोटल 15 वर्क का एडिशन आपको करना होगा. वो आपका आंसर आएगा. ठीक है. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था. क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि इसको रीअरेंज करें एक नए रेगुलर हेक्सागोन की जिसकी साइड 2a हो 3a हो 4 हो, है ना. तो वैसा क्वेश्चन आपको पिछला जो क्वेश्चन था उसका सिमिलर ही है, वो हो जाएगा. ठीक है. अब ऐसे 8 पार्टिकल्स का भी दे सकता हूं लेकिन मैं अभी नहीं दे रहा हूं. मैं कहाँ पे दूंगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. आपको दे सकता हूं कि 8 पार्टिकल्स क्यूब के वर्टाइसिस पर रखें, है ना, लेकिन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के टाइम दे दूंगा. ठीक है. अभी एक अच्छा क्वेश्चन है. Two particles of mass m1 and m2
आर, बातें नहीं, आर सेपरेटेड ऐसा नहीं करते हैं, टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2 आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम वेरी लार्ज सेपरेशन। ओके, टू पार्टिकल्स जिनके मासेस क्या है m1 और m2 है, बहुत लार्ज सेपरेशन से रिलीज किए जाते हैं, बहुत लार्ज सेपरेशन। अब दोनों के म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे जब छोड़ देंगे तो, है ना, और दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे तो सिस्टम की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। जब खुद ब खुद अपने पास में आते हैं ना तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ये मार्कर को मैं रिलीज करूंगा तो ये नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो जब कोई सिस्टम खुद आ रहा है ना अपने पास में तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी अगर कम होती तो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी या दूसरी एनर्जी बढ़ती है। तो टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर इनिशियली सेपरेटेड बाय ए लार्ज डिस्टेंस, नाउ वी रिलीज देम, है ना। फाइंड करना है देयर velocities when separation between them becomes x। जब दोनों के बीच की डिस्टेंस x हो जाएगी तो दोनों की वेलोसिटी निकालो। एंड ऑल्सो फाइंड relative velocity of their approach, और उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी निकालो। यानी क्वेश्चन में क्या है बेटा, ये m1 पार्टिकल है, ये m2 पार्टिकल है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, टेंड्स टू इन्फिनिटी। समझ में है। अब हमने जब इनको रिलीज करा और ये एक दूसरे के पास में आए तो ये दोनों एक दूसरे के पास में आ गए, किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, है ना। इस समय जब दोनों के बीच की डिस्टेंस x हो गई तो इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी क्या है, v2 है। तो आपको v1 एंड v2 निकालना है और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी निकालनी है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो पार्टिकल्स के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बोली है वो क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन को और मैं बड़ा कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम भी पूछा है एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, ये भी पूछ लेता हूँ। एक सिंगल पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये भी क्वेश्चन में ला देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन दे दिए ना तो वो ज़्यादा ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप ये कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया है उसको सॉल्व करो, उससे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे। बस एक और कंसेप्ट था कि वर्क डन इन रीअरेंजिंग देम, तो वर्क डन का मतलब होता है सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इन्हें ट्राई कर लीजिए फिर मैं बताता हूँ आपको। तो इन 3 मासेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ओके, ये ए, ये बी और ये सी पे मान लिया। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए क्या आएगा, 0। बी किसकी प्रेजेंस में आ रहा है, ए की प्रेजेंस में, माइनस जी 1 इंटू 2 अपॉन, सॉरी 1 इंटू 2 नहीं है, क्या है 4 इंटू 2 अपॉन 4। वर्क डन इन ब्रिंगिंग सी, सी ए और बी की प्रेजेंस में आएगा, सी ए की प्रेजेंस में क्या आएगा, सी ए, तो 4 इंटू
1/3 माइनस जी, बोलो 1/2 अपॉन ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या आएगी 5। इन सब का एडिशन इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी माइनस 56G/, अब देखिए ये 4 पार्टिकल्स के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना, करेक्ट। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए कितना आएगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग बी कितना आएगा, ए की प्रेजेंस में आएगा -G m²/a। वर्क डन इन ब्रिंगिंग सी, सी ए और बी की प्रेजेंस में आएगा -G m²/a -G m²/a√2। सी ए की प्रेजेंस में a√2 और बी की प्रेजेंस में a। वर्क डन इन ब्रिंगिंग डी -G m²/d, बी ए और सी की प्रेजेंस में आएगा, ए और सी की प्रेजेंस में ये आएगा तो इंटू 2 कर देता हूं और -G m²/a√2। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई इन सब का सम, ये 2 ये 3 ये 4 यानी -4G m²/a 1 2 -2 ठीक है, ये आंसर है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल, सिर्फ एक पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ एक पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी डी के बराबर हो, वो होगी -2G m²/a ये सिंगल है। अगर सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल मास के हैं और किसी रेगुलर शेप के वर्टाइसिस पे रखे होते हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, किसकी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिंगल पार्टिकल। ये होती, देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2 इंटू ये कर दोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट है कि आपको यहाँ पर 6 वर्ग का सम करा, 1 2 3 4 5 6 वर्ग का सम करा। उस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर सकते हैं अगर हम ऐसा करेंगे तो, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया गया है कि वर्क डन इन रीअरेंजिंग देम इनटू द वर्टाइसेस ऑफ न्यू स्क्वायर ऑफ साइड 2। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसमें ए की जगह क्या आ जाएगा 2 है। तो यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं सेकंड क्वेश्चन को, तो कैसे होगा, यहां पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ रहा है -4Gm²/a -2Gm²/a√2। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब वो a' b' c' d' पर आ जाएगा तो होगी -4Gm²/a की जगह 2a -2Gm²/2a√2। अब वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल। आया समझ में। तो फाइनल पहले की आधी हो गई लेकिन ये नेगेटिव का है,
तो ये -x/2 है और ये +x हो जाएगा, तो आंसर आएगा +x/2। +x/2 यानी आंसर जो आएगा ना वो आएगा 4gm² + 2gm²/2√2a कैंसिल हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। समझ गए? आपको कैलकुलेट करना है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था उसमें 6 पार्टिकल की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछी है। अब 6 पार्टिकल की निकालना है, यानी 15 वर्क का एडिशन करना पड़ेगा। उसके बजाय आप क्या करिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल निकालिए। सिंगल पार्टिकल में भी ए की 2 पार्टिकल्स से डिस्टेंस ए है, ए की 2 पार्टिकल से डिस्टेंस √3a है, और ए की एक पार्टिकल से डिस्टेंस 2 है। तो सिंगल पार्टिकल्स में क्या होगा, -2gm²/a, ये 2 पार्टिकल्स से उसकी डिस्टेंस a है, -2gm²/√3a एंड -gm²/2 है। ये एक सिंगल पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या आएगा, ये होगा 6/2 यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू ऊपर वाला आंसर, यानी -2gm²/a -2gm²/√3a -gm²/2 है। तो ये देखिए वन लाइनर आंसर है, लेकिन आपको लंबी मेथड से बहुत बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन आंसर जो है वो एक लाइन में आ रहा है और वो डायरेक्टली भी निकाल पा रहे हैं। अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो 6/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिंगल पार्टिकल, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसमें क्या कहा गया है कि 2 पार्टिकल्स हैं, एक लार्ज सेपरेशन पर है, उनको रिलीज करा रेस से, तो रेस से रिलीज करा तो वो दोनों अपनी म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे के पास में आते हैं। जब पास में आते हैं तो क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है ना। अगर अपने को इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या लगेगा, कंसेप्ट लगेगा कि इंटरनल फोर्स ही लग रहे हैं, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो पहला कंसेप्ट ये लगेगा लीनियर मोमेंटम कंजर्व, और दूसरा कंसेप्ट ये रहेगा टोटल एनर्जी कंजर्व। ठीक है, अब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लूंगा। इनिशियल मोमेंटम रेस से रिलीज करा 0 है, फाइनल मोमेंटम m1 v1 आएगा, इधर वाले को प्लस ले लिया, -m2 v2 आएगा। ये बताएगा कि m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। दूसरा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट सेपरेशन है, डिवाइड बाय आर जो है इनफाइनाइट होगा तो 0 होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी -g/x प्लस हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर।
दो अननोन है V1 एंड V2, दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना हमारे लिए अब इजी है ना। हम इसको उधर बुला लेते हैं, ये आ जाएगा प्लस का G m1 m2 अपॉन व्हाट x इज इक्वल टू हाफ m1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ m2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2? m1 V1 अपॉन, बातें नहीं, आवाज नहीं, ये इसका स्क्वायर करूंगा तो ये कैंसिल हो गया, G m1 m2 अपॉन x इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर कॉमन आ गया, बचेगा 1 प्लस m1 बाय m2। ये m1 से m1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो v1 की वैल्यू क्या आ गई, √2g, ये एलसी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो m2 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2, आई थिंक यही है, इंटू x। सिमिलरली v2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, √2g m1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 इंटू x। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। फिर पूछा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, तो वो क्या होगा, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो v1 प्लस v2 होगा। v1 प्लस v2 में 2g अपॉन m1 प्लस m2 इंटू x कॉमन, इधर बचेगा m1 प्लस m2, ये कैंसिल हो जाएगा रूट में, तो √2g m1 प्लस m2 होल अपॉन x, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। तो जब ये दोनों पार्टिकल्स को रिलीज करा वेरी लार्ज सेपरेशन से, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो रही है, 2g m1 प्लस m2 अपॉन x। अब अगर मैं सिर्फ यहां पर ये पूछता कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना, तो उसको मैं सॉल्व करने के लिए एक और तरीका बताता हूं। है ना, एक और तरीका बताता हूं, और वह है कि यहां पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिड्यूस्ड मास। ओके, आया समझ में? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, -g m1 m2 अपॉन x, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिड्यूस मास, या फिर हम काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम भी कह सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या होगा, हाफ रिड्यूस मास इनटू वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, g m1 m2 अपॉन x इज इक्वल टू हाफ रिड्यूस मास क्या होगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू का स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू इज इक्वल टू क्या आ गया, √2g, ये तो कैंसिल हो गया, 2g m1 प्लस m2 अपॉन x, दिस इज योर आंसर। आया समझ में? तो इन दिस वे आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने के लिए मिलते हैं, और वो अगर आपको सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी पूछी होती तो क्वेश्चन भी 2 लाइनर है, 2 लाइन में होता है इस तरह से करके। ठीक है, इन्हें कॉपी कर लीजिए, फिर अपन शुरू करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नथिंग है आप लोगों के लिए अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता है। ठीक है, तो देयर आर 2 डेफिनेशंस ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। There are 2 definitions of gravitational potential.
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये किसका फंक्शन होगा? किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट का। ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसमें ये पॉइंट है P। आपको मैंने बताया था कि यहां पर अगर यूनिट मास जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोला था? यूनिट मास जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। और यहां पर अगर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन gravitational field is defined as gravitational potential energy stored in unit mass placed at that point। ये है डेफिनेशन वन नंबर 1। म्हणजे व्हाट? यहां पर अगर मैं यूनिट मास रखूंगा तो उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी ना उस यूनिट मास की, सिंगल पार्टिकल की, उसको क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास एम नॉट डिवाइडेड बाय एम नॉट। तो इसको बोलते क्या है बेटा? एम नॉट को यूनिट कर देंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या बोल जाएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इसकी एक और डेफिनेशन आती है, सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन क्या है? इस एम नॉट की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है इसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में वर्क डन, यस और नो? तो किसी भी पॉइंट पर जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड में, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। बस ये एक और डेफिनेशन। तो लिखा देता हूं मैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट is defined as work done in bringing unit mass from infinity to that point। Got it? समझ गए? तो दो तरह की डेफिनेशन है मित्रों। फार्मूला मैं लिखा देता हूं, वो फार्मूला भी एक तरह से ये सारी चीजों को ही कंफर्म करता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी stored in mass m naught placed at point P divided by m naught। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m naught का मतलब क्या होगा? माइनस ऑफ fc वेक्टर डॉट ds वेक्टर फ्रॉम इंफिनिटी टू P डिवाइडेड बाय m naught। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला क्या आ गया? fc अपॉन एम नॉट, कंजर्वेटिव फोर्स अपॉन एम नॉट क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, यस और नो? तो ये आएगा माइनस ऑफ ईजी वेक्टर डॉट ds वेक्टर फ्रॉम इंफिनिटी टू P। ये पोटेंशियल एट पॉइंट का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये एक रिलेशन भी है किसके लिए? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए। अगर मुझे दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, Vp माइनस Vq करना है, तो माइनस ऑफ Q2P Eg वेक्टर डॉट ds वेक्टर करके भी निकाल सकता हूं। अगर मैं इसको
छोटे से चीज़ के लिए लेता हूँ तो इन दोनों का डिफरेंस dv होगा, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन हट जाएगा, तो वो होगा माइनस ऑफ eg डॉट ds, है ना। अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई dr। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v, या फिर इजी वेक्टर इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ डेल v। ये सारा चीज जो है वो आपको वर्क एनर्जी पावर में बताया था। इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आपको वहाँ पे जो मैंने कराए थे वैसे ही आते हैं। इसको वो कर सकता है जिसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता हो। समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये मैंने आपको बताया। इसकी डेफिनेशन है कि किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पॉइंट पर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट मास को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो वर्क होगा वो, या फिर यहाँ पर एक यूनिट मास को रखने पर उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वह। ठीक है।